हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी स्टडी पॉइंट। आज हम शंकर आईएएस का फर्स्ट चैप्टर की समरी पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी होता क्या, व्हाट इज़ इकोलॉजी? इकोलॉजी दो शब्दों से मिलके बना है, दैट इज़ फर्स्ट इज़ ओइकोस एंड सेकंड इज़ लोगोस। ओइकोस का मतलब होता है होम और प्लेस टू लिव, यानी वो जगह या वो घर जहाँ पे रहा जाता है। लोगोस का मतलब होता है स्टडी, यानी किसी चीज़ की पढ़ाई। तो इकोलॉजी का मतलब हुआ इट इज़ द स्टडी ऑफ होम ऑफ नेचर, यानी नेचर का जो भी होम है, नेचर के होम की स्टडी करना, दैट इज़ कॉल्ड इकोलॉजी। ठीक है। अगर हम इकोलॉजी को डिफ़ाइन करें तो हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं एज अ साइंटिफिक स्टडी। इकोलॉजी जो है वो एक साइंटिफिक स्टडी है ऑफ, किसकी साइंटिफिक स्टडी है? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और उनका जो इन्वायरमेंट है, तो इन दोनों को क्या रिलेशन है, इन दोनों के रिलेशन की स्टडी कहलाता है इकोलॉजी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फ्रॉग को ले तो फ्रॉग जो है उसका इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए? वो वाटर में भी रह सकता है, वो लैंड में भी रह सकता है। फ़िश है, फ़िश वाटर में रह सकती, तो उसका जो इन्वायरमेंट हो गया वो वाटर हो गया। लेकिन अगर आप फ़िश को वाटर से बाहर निकालें तो वो उसकी डेथ हो जाती है, यानी जो आउटसाइड द वाटर है वो उसकी इन्वायरमेंट नहीं है। तो इसी चीज़ की जो पढ़ाई होती वो कहलाता है इकोलॉजी। ओके, नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी की इतिहास है क्या? तो जैसा कि जितना पुराना हमारा ह्यूमन सिविलाइजेशन है उतना ही पुराना हमारी इकोलॉजी है। पहले के लोग किसी चीज़ के बारे में उन्हें ज़्यादा ज्ञान नहीं होता था, लेकिन फिर भी वो इकोलॉजी से इंडल्ज होते थे, चाहे उन्हें मालूम हो या ना मालूम हो, यानी वो इकोलॉजी में इन्वॉल्व रहते थे। हमारे जो एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट है उसमें भी इकोलॉजी के बारे में लिखा हुआ है। चरका संहिता और एंड सुश्रुता संहिता, ये दो सर्जिकल टेस्ट है, एंशिएंट सर्जिकल टेस्ट है। इस टेक्स्ट को में पता है, इस टेक्स्ट को में लिखा हुआ है, कई प्रकार के इलाज इसमें लिखे हुए हैं। तो उस समय इन टेक्स्टों से ये पता चलता है कि उस समय भी लोगों को प्लांट और एनिमल की इकोलॉजी के बारे में पता, अच्छी खासी उन्हें नॉलेज होती थी। नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है? तो एवरीथिंग दैट सराउंड्स और अफेक्ट एन ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम इज़ कलेक्टिवली नोन एज इट्स इन्वायरमेंट। इसका मतलब ये है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स के चारों तरफ जो भी चीज़ सराउंड हो रही है उन सबको कहते हैं इन्वायरमेंट। ठीक है, जैसे हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ है इन सबको कहेंगे इन्वायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट को हम डिफ़ाइन करें तो हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, द सम टोटल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, यानी लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का टोटल जो होता है, इन्फ्लुएंस एंड इवेंट सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट जो कि इन्फ्लुएंस्ड होते हैं किसी भी चीज़ के, जो उनके चारों तरफ घूमती है, उसे कहते हैं इन्वायरमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट्स। देखिए, दो टाइप के दो कंपोनेंट्स होते हैं इन्वायरमेंट के। पहला होता है एबायोटिक, दूसरा होता है अबायोटिक। एबायोटिक में आपका आता है एनर्जी, रेडिएशन, टेम्परेचर एंड हीट फ्लो, वाटर, एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड विंड, फायर, ग्रेविटी, सॉइल, टोपोग्राफी, ये सब चीज़ें आपकी आती है एबायोटिक में। ओके,
बायोटिक में आपके आते हैं ग्रीन प्लांट्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स, डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? डीकम्पोजर्स आपके होते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर, यानी वो मैटर जो डेड हो चुके हैं तो वो कहलाते हैं डीकम्पोजर्स। पैरासाइट्स, साइम्बोन्स, एनिमल्स, मैन, ये आपके आते हैं बायोटिक में। तो ये होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। नाउ नेक्स्ट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी, यानी इकोलॉजी में कितने लेवल्स होते हैं। तो सबसे पहले आता है इंडिविजुअल लेवल, दूसरा आता है पॉपुलेशन लेवल, तीसरा आता है कम्युनिटी लेवल, चौथा आता है आपका इकोसिस्टम, देन बायोम, देन बायोस्फीयर। ये 6 लेवल्स आपके होते हैं इकोलॉजी में। ठीक है, तो हम एक एक लेवल पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका आता है इंडिविजुअल लेवल। ये क्या होता है? इंडिविजुअल लेवल में ये जो फंक्शन करता है, यानी अपने जो कार्य करता है वो इंडिपेंडेंटली करता है। इसका मतलब ये है कि वो अपना कार्य खुद ही करता है, वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होता है। इसमें आपके आ सकते हैं प्लांट, एनिमल, बैक्टीरियम, फंगी एंड एस्ट्रा। ठीक है, प्लांट, एनिमल, बैक्टीरियम, फंगी इंडिविजुअल में आ सकते हैं। इट इज़ अ बॉडी मेकअप ऑफ ऑर्गन्स। ये एक बॉडी होती है जो ऑर्गन्स से बनी होती है, और अदर पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर, और दूसरे भी पार्ट्स होते हैं जो लाइफ को चलाने के लिए वर्क करते हैं। तो ये इंडिविजुअल लेवल हो गया। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर लें, मान लीजिए एनिमल में अगर हम कोई एग्ज़ाम्पल लें, लाइक फ्रॉग। ठीक, फ्रॉग हमारा हो गया इंडिविजुअल लेवल। ठीक, यानी इसमें सिर्फ एक ही एनिमल या प्लांट आ सकता है। नाउ नेक्स्ट हम जाएंगे पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन लेवल क्या होता है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज़म्स। ये कई ऑर्गेनिज़म्स जो होते हैं उनका ग्रुप होता है। इसमें क्या होता है कि एक ही स्पीसीज़ का मतलब ये होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने पहले में बताया था इंडिविजुअल में सिर्फ एक फ्रॉग आएगा या एक कोई पर्टिकुलर प्लांट आएगा। पॉपुलेशन में क्या आएगा कि जैसे कि एक एरिया है, ठीक, यहाँ पे फ्रॉग 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 फ्रॉग, अनदर एरिया यहाँ पे होगी फिश 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 फिश, अनदर एरिया यहाँ पे हो गया आपके डियर डियर डियर। तो ये एरिया उन्होंने अलग अलग घेर रखा है, उसमें सेम स्पीसीज़ के यानी सेम एनिमल्स। तो ये हमारा आ गया पॉपुलेशन। इसको हम पढ़ते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म यूजुअली ऑफ द सेम स्पीसीज़ ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट एरिया ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई एक एरिया है, उसमें मान लीजिए फ्रॉग है, तो ये एरिया है, इधर फ्रॉग फॉर एक स्पेसिफिक टाइम में के लिए होंगे, फिर दूसरे एरिया में वो जाएंगे, तो वो कहलाते हैं आपके पॉपुलेशन। इसमें 2 टर्म आते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एंड पॉपुलेशन डेंसिटी, ये क्या होता है? ये आपके प्री में आ सकता है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्टैटिक में एक ये आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिए। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज़ द परसेंटेज वेरिएशन बिटवीन ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन एट 2 डिफरेंट टाइम्स। ये क्या होता है? 2 डिफरेंट टाइम्स में जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके बीच में जो परसेंटेज वेरिएशन होते हैं। वेरिएशन का मतलब ये है कि परसेंटेज जो चेंज होता है उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। यानी इंडिविजुअल है, एक ये इंडिविजुअल एक ये इंडिविजुअल, इनके बीच में जो परसेंटेज चेंज होते हैं उन्हें कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ना पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ द रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन एंड द एरिया दे ऑक्यूपाई। जैसे कि मैंने बोला, एक एरिया ऑक्यूपाइड है, ठीक, उसमें फ्रॉग है, तो जो एरिया ऑक्यूपाइड हुआ है और उसमें कितने इंडिविजुअल हैं,
तो उनकी स्टडी है, उनकी रिलेशन को देखते हुए कहते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी, वो एरिया और उसमें कितने इंडिविजुअल्स हैं, वो ही उसी को कहेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, कम्युनिटी। कम्युनिटी हमारा ना ही फिक्स होता है ना ही रिजिड होता है, यानी ये फ्लेक्सिबल होता है, ये चेंज होता रहता है। पॉपुलेशन में हमने पढ़ा था कि एक पर्टिकुलर एरिया है, उसमें सेम प्लांट या सेम एनिमल है। कम्युनिटी में क्या होता है, एक बड़ा सा एरिया है, इधर मान लीजिए फ्रॉग हुआ, इधर फिश हुई, इधर डियर हुआ, इधर कोई प्लांट हुआ, यानी एक एरिया में डिफरेंट स्पीसीज के लोग इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। ठीक है। कम्युनिटीज़ आर नेम्ड आफ्टर द डोमिनेंट प्लांट फ्रॉम स्पीसीज। जैसे कि मैंने बताया, स्पीसीज किस में होते हैं, पॉपुलेशन में, तो पॉपुलेशन के बाद ही कम्युनिटी आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर हम एक एग्ज़ाम्पल दें, अब ग्रासलैंड कम्युनिटी इज़ डोमिनेटेड बाय ग्रासेस। ग्रासलैंड का मतलब क्या है, एक ज़मीन है उस पर ग्रास लगाया गया, यानी घासें लगाई गई। ठीक है। तो इस ज़मीन की वैल्यू इस घासों की वजह से है। ठीक है। तो ये घास इनकी डोमिनेटन हो गई। ठीक है। एंड इट कंटेनर्स में हर्ब्स भी है, शर्ब्स भी है, ट्रीज़ भी है, एनिमल्स भी है और डिफरेंट स्पीसीज़ भी है। तो ये हमारी क्या हो गई, कम्युनिटी, यानी एक हमारा, अब मैं आपको फिगर भी थोड़ा रफली फिगर से बताती हूँ। ये हमारा हो गया एक लैंड। ठीक। अब इसमें कम्युनिटी हम कैसे बनाएंगे, यहाँ हो गई हमारी घास। ठीक। फिर इसमें आ गया कुछ ट्रीज़, इसमें आ गए हर्ब्स, इसमें आ गई एनिमल्स। तो ये सब क्या है, ये सब डिफरेंट स्पीसीज़ की है। ये हो गया आपका कम्युनिटी। वहीं एक लैंड हुआ। ठीक। यहाँ फ्रॉग 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 फ्रॉग, ये हमारा हो गया पॉपुलेशन। तो आई थिंक आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक। नाउ नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। अब हम पढ़ेंगे कि कितने प्रकार की कम्युनिटी होती है। तो दो प्रकार की कम्युनिटी होती है, एक होता है मेजर कम्युनिटी, दूसरा होता है माइनर कम्युनिटी। मेजर कम्युनिटी लार्ज साइज़ की होती है, यानी इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, मीन्स ये किसी और अदर स्पीसीज पे डिपेंड नहीं होती है, डिपेंड्स ओनली ऑन सन्स एनर्जी, ये सिर्फ सूरज की किरणों पे ही डिपेंड रहती है, अदरवाइज़ ये दूसरी स्पीसीज पे डिपेंड नहीं रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इसका मेजर कम्युनिटी का एग्ज़ाम्पल लें, वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन द नॉर्थ ईस्ट में जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, वो हम कह सकते हैं कि मेजर कम्युनिटी है। ठीक है। माइनर कम्युनिटी अगर हम देखें तो डिपेंड ऑन नेबरिंग कम्युनिटीज़ एंड आर ऑफ्टन कॉल्ड सोसाइटी। ये दूसरी कम्युनिटीज़ नेबरिंग कम्युनिटीज़ पे डिपेंड होती है, जिसको हम कहते हैं सोसाइटीज़, उस पर डिपेंड होती है। ये कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं होती है। ठीक है। क्योंकि ये नेबरिंग कंट्रीज़ में कम्युनिटीज़ पे यानी डिपेंड रहती हैं, तो ये इंडिपेंडेंट तो कहलाई नहीं जाएंगी। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कहें कि जो एमेंट ऑफ लीचेस ऑन द काउ डंग पेंट, यानी जो गाय का जो डंग होता है, ठीक है, उस पर छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है। तो वो माइक्रोब्स अपना जो खाना जो होते हैं, वो भोजन अपना खाते हैं उस काउ डंग पैड में। तो वो माइक्रोब्स किसके ऊपर डिपेंड रहे, काउ के डंग पैड पे तो डिपेंड रहे। ठीक है। तो ये हो गया हमारा माइनर कम्युनिटी, मतलब वो स्पीसीज़ जो अपने खाने के लिए या अपने भोजन के लिए दूसरी कम्युनिटीज़ पे डिपेंड रहते हैं, दैट इज़ फॉर माइनर कम्युनिटी।
और जो अपना इंडिपेंडेंट होते हैं, जो किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं, वो होता है मेजर कम्युनिटी। ठीक। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? और इकोसिस्टम इज़ डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। जो बायोस्फीयर होता है, आगे हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर क्या होता है, उसका एक इकाई स्ट्रक्चर फंक्शन होता है इकोसिस्टम, कंसिस्टिंग ऑफ, जिसमें आता है आपके कम्युनिटी ऑफ लिविंग बीइंग एंड फिजिकल इन्वायरमेंट। इसमें आपका फिजिकल इन्वायरमेंट आता है, ठीक है, बोथ इंटरेक्टिंग एंड एक्सचेंजिंग मटेरियल बिटवीन दैम। कहने का क्या मतलब है कि इकोसिस्टम में जो लिविंग कम्युनिटीज़ होती हैं, लिविंग बीइंग्स की जो कम्युनिटीज़ होती हैं और जो फिज़िकल इन्वायरमेंट होते हैं, वो एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है, और एक्सचेंज करते हैं मटेरियल आपस में, तो उसे कहते हैं इकोसिस्टम। जैसे कि इट इंक्लूड्स, इसमें प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल, फिश, बर्ड्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वाटर, सॉइल, पीपल रहते हैं। ठीक। अब व्हेन एन इकोलॉजी इज़ हेल्दी, कब हम कहेंगे कि इकोलॉजी जो है वो हेल्दी है, या हेल्दी का मतलब यहाँ पे कहा जाएगा सस्टेनेबल है। तो व्हेन ऑल द एलिमेंट्स लिव इन बैलेंस एंड आर कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग देमसेल्फ, जब सभी एलिमेंट्स बैलेंस में रहेंगे और इतने समर्थ हो जाएंगे कि वो अपना रिप्रोडक्शन खुद कर सकें, तभी हम कहेंगे कि इकोलॉजी सस्टेनेबल हो गया। इसका मतलब ये है कि जब सारे एलिमेंट्स अपना काम खुद करने लगेंगे, अपना रिप्रोडक्शन खुद करने लगेंगे, किसी अदर स्पीसीज या कम्युनिटी पे डिपेंड नहीं रहेंगे, तो हम कहेंगे कि यस, इकोलॉजी इज सस्टेनेबल, इट मीन्स इकोलॉजी इज हेल्दी। ओके। नाउ नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स, एबायोटिक एंड बायोटिक। तो इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स और इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स दोनों ही सेम हैं, ठीक है। अब थोड़ा अबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट्स आर द इनऑर्गेनिक एंड नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो हमारे वर्ल्ड में जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो सब कहलाती है एबायोटिक। इसके विपरीत वर्ल्ड में जितनी भी लिविंग थिंग्स है, वो हमारी क्या कहलाएंगी? ऑफ कोर्स बायोटिक। ठीक। अब बायोटिक पार्ट कंसिस्ट ऑफ, अब बायोटिक में क्या क्या आते हैं? सॉइल, वाटर, एयर, लाइट एनर्जी। इट ऑल्सो इन्वॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल। इसमें केमिकल भी हो सकता है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। फिज़िकल प्रोसेसेस हो गए, जैसे फिज़िकल प्रोसेसेस का मतलब हो गया वॉल्केनोज हो गया, अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, फॉरेस्ट फायर्स हो गया, क्लाइमेट हो गया, वेदर कंडीशन हो गई। ये सब हमारे अबायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं। अब अबायोटिक फैक्टर्स, जैसे कि मैंने पहले बताया है, फर्स्ट इज़ एनर्जी। एनर्जी जो है वो सन से ली जाती है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लाइफ को मेंटेन करने के लिए। तो एनर्जी कहाँ से ली जाती है? सन से। नेक्स्ट रेनफॉल। रेनफॉल नाम से ही पता चल रहा है, ये वाटर जो है उससे ली जाती है, जो कि हमारे लिविंग बीइंग्स के लिए बहुत ही वाटर इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो एक क्रिटिकल फैक्टर है इन्वायरमेंट का, यानी एक बहुत ही मुश्किल फैक्टर है इन्वायरमेंट का, विद ग्रेटली इन्फ्लुएंस सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज़म को सर्वाइव करने के लिए जो सबसे क्रिटिकल फैक्टर है वो है टेम्परेचर। ऑर्गेनिजम्स कैन टॉलरेट ओनली अ सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर ह्यूमिडिटी। ऑर्गेनिजम्स क्या है कि एक सर्टेन निश्चित टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में ही वो अपनी लाइफ गुजार सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा फैक्टर एटमॉस्फेयर।
एटमॉस्फेयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर क्रिएटिंग कंडीशन ऑफ सुटेबल ऑफ हेल्दी बायोस्फीयर ऑन दिस प्लैनेट, यानी एक अच्छा बायोस्फीयर देने के लिए जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर किससे बना होता है, ये आपके प्री में आ सकता है। 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन, 0.038% कार्बन डाइऑक्साइड इसमें होता है, एंड अदर गैसेस जैसे 0.93% आर्गन, नियॉन। तो ये सब गैसेस इतने परसेंटेज में मिलके ही एटमॉस्फेयर बनता है। नाउ नेक्स्ट फैक्टर हमारा आता है सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम का मतलब होता है वो लैंड जो सॉइल से कवर्ड हो, ठीक है, और जिसमें बहुत सारे माइक्रोब्स हो, प्रोटोजोआ, फंगी या स्मॉल एनिमल्स हो। स्मॉल एनिमल्स को हम इन्वायरमेंट की भाषा में कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो वो लैंड जो सॉइल से कवर्ड हो, जिसमें बहुत सारे माइक्रोब्स हो, प्रोटोजोआ, फंगी या स्मॉल एनिमल्स हो, उसे कहते हैं सबस्ट्रेटम। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है मटेरियल्स। नेक्स्ट फैक्टर है मटेरियल्स। मटेरियल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, 2 कंपाउंड होते हैं इसमें, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसे आपका आता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ह्यूमन सब्सटेंस, जो कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने होते हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड की मदद से बने होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, इसमें आता है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सल्फर, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट, आयंस, वेरियस मटेरियल, यानी इसमें मेटल आते हैं बहुत सारे, ठीक है, जो कि ऑर्गेनिज़म की लाइफ के लिए, उसके सर्वाइव के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक। नाउ नेक्स्ट आता है आपका लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड। लैटिट्यूड एल्टीट्यूड ये फैक्टर है एबायोटिक का। लैटिट्यूड हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस, ये मैंने इन्फ्लुएंस दोबारा लिख दिया, हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन एन एरियाज टेम्परेचर। जो एरिया टेम्परेचर होते, जो एरिया की टेम्परेचर होते, उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावशाली डालता है लैटिट्यूड, ठीक। रिजल्टिंग इन चेंज ऑफ क्लाइमेट ऐसा पोलर, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट, यानी जो पोलर, ट्रॉपिकल और टेम्परेट में जो भी चेंजेस होते क्लाइमेट के, वो कहलाता है लैटिट्यूड। अब एल्टीट्यूड क्या है, जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे एयर ठंडी होने लगती है, कूल होने लगती है, ड्राई होने लगती है और वाइल्ड लाइफ को अफेक्ट करने लगती है, ठीक। नाउ नेक्स्ट है हमारा बायोटिक कंपोनेंट। तो इट इंक्लूड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मैंने बताया बायोटिक कंपोनेंट में आपके लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, माइक्रोब्स हो गया, ये बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं। इसमें भी कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि फर्स्ट है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है सेल्फ नरिशिंग, यानी अपने आप को खुद ही नरिश करना, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना। ये बेसिकली ग्रीन प्लांट्स होते हैं और सर्टेन बैक्टीरिया या एल्गी होते हैं, ठीक है, जो अपने आप को खुद ही नरिश करती रहती है। नेक्स्ट आता है आपका कंज्यूमर हेट्रोट्रॉप्स और फेगोट्रॉप्स, ठीक है, यानी कंज्यूमर आता है जिसे 2 नाम दिए गए हैं, हेट्रोट्रॉप्स और फेगोट्रॉप्स। ये इसका मतलब होता है अदर नरिशिंग, ये जो इनको जो नरिशमेंट मिलता है वो दूसरे से मिलता है, ठीक है, दूसरे स्पीसीज से या दूसरे कम्युनिटी से मिलता है। आर इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड, ये अपना फूड खुद नहीं बना पाते, असमर्थ रहते हैं, ये दूसरे ऑर्गेनिक पे डिपेंड रहते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल और दोनों पे डिपेंड रहते हैं। कंज्यूमर को भी 2 भागों में बांटा गया है,
मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो और माइक्रो में ये मैंने बताया कि क्या होता। तो मैक्रो देखते हैं पहले। दे फीड ऑन प्लांट्स और एनिमल और बोथ एंड आर कैरेक्टराइज और बेसिस ऑफ देयर फूड। ये जो है ये प्लांट को, एनिमल को, और या प्लांट या एनिमल दोनों को फीड करते हैं। ठीक है, इसमें 3 चीज़ें आती हैं मैक्रो में, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स। अब ये होता क्या है, हर्बीवोर्स जो होता है वो प्राइमरी कंज्यूमर होता है, यानी फर्स्ट कंज्यूमर होता है, जो फीड अधिकतर तौर पे फीड करते हैं प्लांट्स पर, जैसे काव और रैबिट। ये हो गया अपने मतलब हर्बीवोर्स कंज्यूमर। हर्बीवोर्स कंज्यूमर जो मतलब कि प्लांट, पौधे, इन सब से अपना फूड, यही इनके फूड होते हैं। तो ये हो गया हर्बीवोर्स कंज्यूमर। कार्निवोर्स कौन से होते हैं, ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक, और इन्हें टर्जरी कंज्यूमर्स कहते हैं, जैसे लॉइन। ये जो होते हैं ये आपके अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये नॉन वेजिटेरियन होते हैं। वेजिटेरियन आएंगे हर्बीवोर्स में, नॉन वेजिटेरियन आएंगे कार्निवोर्स में, जैसे लॉइन हो गया, वोल्फ हो गया, ये सब आपके होते हैं कार्निवोर्स। ओमनीवोर्स कौन से होते हैं, जो हर्बीवोर्स भी होते हैं और कार्निवोर्स भी होते हैं। ठीक है, विच कंज्यूम बोथ, जो प्लांट भी खाते हैं, जो एनिमल भी खाते हैं, जैसे मैन मंकी। ठीक है ना, आदि मानव, जैसे मैन मंकी, जैसे कि आपका आई थिंक जैसे हम फिल्म लेते किंग कॉन्ग, मैन मंकी। तो ये वेजिटेरियन भी होता है और ये आपके नॉन वेजिटेरियन भी होता है। अब आता है माइक्रो कंज्यूमर। दे आर बैक्टीरिया एंड फंगी। ये बैक्टीरिया होते हैं, फंगी होते हैं, जो एनर्जी और न्यूट्रिएंट दोनों ही ऑब्टेन करते हैं बाय डिकम्पोजिंग डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन। मतलब ये बैक्टीरिया और फंगी होते हैं और ये अपना फूड कैसे और न्यूट्रिएंट्स कैसे लेते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस को एनवायरनमेंट की भाषा में कहते हैं डिटीरियस। जो मरे हुए प्लांट होते हैं उनसे ही ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक, द प्रोडक्ट्स ऑफ कंपोजिशन। अब डिकम्पोजिशन के प्रोडक्ट्स हो गए जैसे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स विच आर रिलीज्ड इन इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम में रिलीज हो जाते हैं और जो प्रोड्यूसर के द्वारा ये रीयूज्ड होते हैं या रिसाइकिल्ड होते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर को हम कहते हैं डिटीवोरस। इन्वायरमेंट की भाषा में डिटीवोरस कहते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक, नाउ नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम भी 2 प्रकार के होते हैं, इसको 2 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। पहला आपका आता है टेरेस्ट्रियल और दूसरा आपका आता है एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल जो होते हैं वो लैंड से संबंधित होते हैं, मतलब वो जो लैंड में जो जानवर रहते हैं या ग्रासेस रहते हैं उससे संबंधित होते टेरेस्ट्रियल। एक्वाटिक जो होता है वो संबंधित रहता है वाटर से। ठीक है, यानी वो चीज़ें जो वाटर से रिलेटेड हो, वो कहलाता है आपका एक्वाटिक, और वो चीज़ें जो लैंड से यानी ज़मीन से रिलेटेड हो वो कहलाता है आपका टेरेस्ट्रियल। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट लेसन में भी पढ़ेंगे, फ़िलहाल अभी इतना पढ़ लेते हैं। टेरेस्ट्रियल में आपके 3 चीज़ें आती हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट। ये तीनों के तीनों लैंड पे ही तो होती हैं, तो दैट इज़ फॉर टेरेस्ट्रियल। एक्वाटिक में आती है आपकी फ्रेश वाटर, सैलिन वाटर, मैराइन वाटर। ये आगे लेसनों में पढ़ेंगे कि क्या क्या होती हैं। ये आपके वाटर से ही पता चले, वो होती है एक्वाटिक। नाउ नेक्स्ट,
गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इकोसिस्टम, वो गुड्स या वो सर्विसेज जो इकोसिस्टम के द्वारा प्रोवाइड की गई है। तो पहला है प्रोविज़न ऑफ शेल्टर एंड बिल्डिंग मटेरियल्स, जो बिल्डिंग मटेरियल्स है या घर रहने के जो मटेरियल्स है, घर बनाने के जो मटेरियल्स है वो इकोसिस्टम प्रोवाइड कराता है। फूड, फ्यूल, फाइबर प्रोवाइड कराता है, ठीक है। प्यूरिफिकेशन ऑफ शेल्टर एंड बिल्डिंग मटेरियल्स, जो भी अपने बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, बिल्डिंग को बनाने के जो भी मटेरियल्स हैं उनकी प्यूरिफिकेशन इकोसिस्टम करता है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट, जो भी वेस्ट हो रहे हैं उसको डिकम्पोज करते हैं यानी यूटिलाइज करवाता है। मॉडरेशन ऑफ अर्थ क्लाइमेट में जो चेंजेस होते हैं वो इकोसिस्टम की वजह से होता है। एंड पॉलिनेशन ऑफ प्लांट्स का जो पॉलिनेशन होता है, ये मैं पॉलिनेशन आपको बताऊंगी नेक्स्ट में, वो इकोसिस्टम की वजह से होता है। तो ये गुड्स और सर्विसेज है जो इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इकोटोन। इकोटोन क्या होता है? इट इज़ अ जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम। ये ये एक जोन होता है, ठीक है, जिसमें दो से ज़्यादा इकोसिस्टम होते हैं, उसे कहते हैं इकोटोन। यानी दो से ज़्यादा इकोसिस्टम जिसमें होते हैं, इकोसिस्टम के जो रोल होते हैं दो से ज़्यादा, उसे कहते हैं इकोटोन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, मैंग्रोव फॉरेस्ट रिप्रेजेंट एन इकोटोन। ये एक फॉरेस्ट है, ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब यहाँ पे एक तरफ है मैराइन, जैसे कि हमने पढ़ा था एक्वाटिक में। एक तरफ है आपका टेरेस्ट्रियल, ठीक है। ये जो आपका बीच में है ये आपका हो गया इकोटोन। एक्वाटिक यानी मैराइन और टेरेस्ट्रियल, ये दो हमारे क्या हो गए? इकोसिस्टम। तो दो इकोसिस्टम के बीच में जो ये होता है, जो ये चीज़ होती है, उसे हम कहते हैं इकोटोन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोटोन। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इकोटोन के? तो ये बहुत ही नैरो, क्वाइट वाइड, बहुत ही छोटा होता है ना। इट हैज़ द कंडीशन इंटरमीडिएट टू द एडजस्टिंग इकोसिस्टम, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया दो इकोसिस्टम होते हैं और ये हमारा इकोटोन हो गया। तो ये जो इकोटोन जहाँ होता है उसे हम कहते हैं जोन ऑफ टेंशन, ठीक। Sometimes the number of species and the population density of some of the species is much greater in this zone than either community. कभी कभी क्या होता है कि जो नंबर ऑफ स्पीसीज होते हैं और जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, यानी कितने स्पीसीज है और पॉपुलेशन जो डेंसिटी होती है उन स्पीसीज की, वो ज़्यादा होती है इस जोन में, कम्युनिटी से ज़्यादा होती है। तो जब स्पीसीज की नंबर ज़्यादा हो जाते हैं तो उन्हें कहते हैं एज अफेक्ट, ठीक है। इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एज अफेक्ट इज स्पेशली एप्लीकेबल टू, अगर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में देखा जाए यानी लैंड से संबंधित इकोसिस्टम में देखा जाए तो एज अफेक्ट बर्ड्स में पाई जाती है ना। एज अफेक्ट एक बार और समझ लीजिए। समटाइम्स द नंबर ऑफ स्पीसीज, कभी कभी क्या होता है जो स्पीसीज होते हैं और जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वो इन दोनों में से स्पीसीज के नंबर ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा स्पीसीज माने जाते हैं। तो जो ज़्यादा स्पीसीज माने जाते हैं उन्हें कहते हैं एज अफेक्ट, ठीक है। नॉट नीश क्या होता है? A niche is the unique functional role or place of a species in an ecosystem. एक इकोसिस्टम में जो नीश है उसका जो रोल होता है वो बहुत ही यूनिक होता है, ठीक है।
वो रोल का निभाता है, रोल ऑफ प्लेस ऑफ स्पीशीज के प्लेस पे नीश जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है. इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर. अगर हम ब्रॉडली समझें तो नीश क्या है, ये जितने भी बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स होते हैं एक स्पीसीज जो तो उन्हें कहते हैं, वो उन सब का डिस्क्रिप्शन कहलाता है नीश. ठीक है. नीश प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू कंजर्वेशन ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए नीश जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है. टाइप्स ऑफ नीश. अब इसमें हम एक टाइप्स भी पढ़ लेते हैं कि कितने टाइप के नीश होते हैं. तो पहला है हैबिटेट नीश, दूसरा है फूड नीश, रिप्रोडक्टिव नीश, फिजिकल एंड केमिकल नीश. हैबिटेट नीश में आता है वेयर इट इज़ लिव, यानी ये कहाँ रहते हैं, जहाँ पे रहते हैं वो रहने की जगह इनका कहलाता है हैबिटेट. फूड नीश, क्या खाते हैं, कौन सा स्पीस इन्हें compete करता है, मतलब दूसरा कोई कौन सा स्पीसीज इन्हें compete करता है, ये क्या खाते हैं. तीसरा है रिप्रोडक्टिव नीश. रिप्रोडक्टिव कैसे ये रिप्रोड्यूस होते हैं. फिर आता है फिजिकल एंड केमिकल नीश. फिजिकल केमिकल नीश में हमारा आता है टेम्परेचर, लैंड शेप, लैंड स्लोप, ह्यूमिडिटी और दूसरा रिक्वायरमेंट. ठीक है. आई होप आपको समझ में. एक बार और देख लेते हैं नीश क्या होता है. ये स्पीसीज की तरह होता है. स्पीसीज में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है. ठीक है. इकोसिस्टम में ये डिस्क्रिप्शन होते हैं जितने भी बायोलॉजिकल, फिजिकल या केमिकल फैक्टर होते हैं उनका डिस्क्रिप्शन होता है नीश. ठीक है. और ये ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करता है. ये इनके टाइप ये है हैबिटेट नीश, फूड नीश, रिप्रोडक्टिव नीश और फिजिकल केमिकल नीश. नाउ नेक्स्ट बायोम. बायोम क्या होता है. द टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर. जो बायोस्फीयर हमारा होता है, बायोस्फीयर हमारी लास्ट लेवल होता है इकोलॉजी का. तो बायोस्फीयर जो है वो हमारा टेरेस्ट्रियल पार्ट होता है. टेरेस्ट्रियल जैसे कि मैंने बताया लैंड पार्ट होता है बायोस्फीयर का. इज़ डिविजिबल इनटू इनोवेरियस रीजन, यानी जो बायोस्फीयर है वो कई रीजन में बांटा गया है. तो जो रीजन में बांटा गया है उन्हें कहते हैं बायोम्स. ये रहा आपका बायोस्फीयर. इनको कहीं रीजन में बांटा गया है. तो ये जो रीजन है इन्हें कहते हैं हम बायोम. ठीक है. विच आर कैरेक्टरिस्टिक, जिसको हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं क्लाइमेट, वेजिटेशन, एनिमल लाइफ एंड जनरल सॉइल टाइप. ठीक है. अब यहाँ पे एक टर्म आया है बायोस्फीयर. बायोस्फीयर क्या होता है ये आगे. इट इज़ अ पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट. ये अर्थ का एक पार्ट होता है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट होती है. बायोस्फीयर रिप्रेजेंट अ हाईली इंटीग्रेटेड एंड इंटरेक्टिंग जोन. बायोस्फीयर जो है वो रिप्रेजेंट करती है एक इंटरेक्टिंग जोन, एक अच्छी जोन को रिप्रेजेंट करती है जिसमें एटमॉस्फेयर होता है. एक जोन जैसे कि ये आपका फिगर से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ये है आपका, ठीक है, ये है आपका एयर, ये है आपका वाटर, ये है आपका लैंड. तो जब एयर, वाटर और लैंड जब ये तीनों मिलते हैं एक पॉइंट पे, ये आपका पॉइंट है, ये तीनों इंटीग्रेटेड हुए, इसको हम कहते हैं बायोस्फीयर. ठीक है. ये एयर का है, ये वाटर का, ये लैंड का है और यहाँ पे ये तीनों के तीनों मिल रहे. तो जो जिस पॉइंट पे ये तीनों मिलते हैं उसे कहते हैं बायोस्फीयर. ठीक है. एयर को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, वाटर को हाइड्रोस्फीयर एंड लैंड को लिथोस्फीयर.
Biosphere is absent at extreme of north and south poles. नॉर्थ और साउथ पोल्स में यानी यहाँ और यहाँ पे बायोस्फीयर नहीं होता। यहाँ इन दोनों पोल्स पे लैंड वाटर एयर नहीं मिलते एक साथ। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ विद इन द बायोस्फीयर कम्स फ्रॉम द सन। अब बायोस्फीयर में एनर्जी कहाँ से आती है? ऑफकोर्स सन से ही आती है। ठीक है, नाउ थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलेंगे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको इस लेसन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या कोई भी आपको टर्म समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, मैं आपका हर डाउट क्लियर करूँगी। थोड़ी देर में आपको इन्वायरमेंट के प्रीवियस ईयर के 5 क्वेश्चन मैं आपको थोड़ी देर में आपको शेयर करूँगी। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए।